लॉकडाउन का नीला आसमान गायब, स्वच्छ हवा में क्यों फैल रही है गंदगी? नीला आसमान धुंधला क्यों है? नोएडा की घड़ी खतरे के निशान की ओर। गाजियाबाद में प्रदूषण की रफ्तार इतनी तेज कैसे? मेरठ में हवा का माहौल क्यों हो रहा है लाल? आगरा का आसमान इतना खतरनाक कैसे? लखनऊ के नीले आसमान में धूल कहां से आए? कानपुर में भी खतरे की घंटी बज गई है और यहां की हवा भी खराब हो गई। वाराणसी में भी हवा की कहानी कड़वी है और प्रयागराज में भी घड़ी की सुई हमें चेतावनी दे रही है। ठंड आते ही प्रदेश की हवा बदल गई है। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र ने पहल की है। वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग के लिए आयोग बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। आयोग के पास 5 साल तक सजा देने का अधिकार होगा। 5 करोड़ तक जुर्माने का भी अधिकार होगा आयोग के पास। आयोग के आदेश को सिर्फ और सिर्फ एनजीटी में ही चुनौती दी जा सकेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब हो चुकी है। वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 दर्ज किया गया है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 है। दिल्ली और नोएडा की हवा बेहद खराब कैटेगरी में रखी गई है। मतलब ये कि लोगों के सामने संकट बढ़ता जा रहा है सांसों पर, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा जाएगा। दीपावली के आसपास जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे संकट बढ़ता चला जाएगा। और आज दिल्ली एनसीआर में हवा का क्या हाल है ये बताने के लिए नोएडा से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगरा से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आज क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल नोएडा में? बहुत खतरनाक पैमाना बताया जाता है, क्योंकि लोगों को सांस अगर इतने बड़े पोल्यूशन में लेते हैं तो हानिकारक बीमारी हो सकती है। लगातार प्राधिकरण और जिला प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। जो एनजीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके पालन नहीं कर रहे हैं नियमों का, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये जो पोल्यूशन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सांस लेना और गुड़गांव में और ग्रेटर नोएडा में भारी हो गया है। लगातार जो इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि देर रात कुछ शरारती तत्व जो कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़े का ढेर रहता है, उसमें आग लगा के भाग जाते हैं। लगातार 4-5 दिन से इस तरह की शिकायतें भी सामने आ रही है। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है जो इस तरह के शरारती तत्व हैं जो कूड़े के ढेर में लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। चूँकि इस तरह की चीज़ें सामने निकल के आई कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगातार पिछले 1 हफ्ते से कई जगह भीषण आग लगी, जिसके चलते भी गौतम बुद्ध नगर का जो AQI इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ शरारती तत्व भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ के साथ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ किसानों ने पराली जलाई थी, वहाँ पे भी किसानों पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कार्रवाई की गई है। लेकिन कुल मिला के बता दें कि लगातार गौतम बुद्ध नगर का जो AQI है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज भी खतरनाक पैमाने पे AQI दर्ज किया गया है। जी ठीक है, अमित राणा के पास चलते हैं गाजियाबाद। अमित, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पहले से ही एनजीटी था, अब आयोग की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। क्या उम्मीद है कि आयोग के बन जाने के बाद हवा का जो हाल है ये ठीक हो जाएगा और प्रदूषण पर नियंत्रण लग पाएगा? और दूसरी बड़ी बात कि आज गाजियाबाद से क्या अपडेट है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर?
जी बिल्कुल अमित, आपको बताना चाहूँगा गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 324 है, जो कि रेड जोन में आता है। अगर बात की जाए सर्दियों की, जैसे ही सर्दियों का आगाज होता है उसके साथ साथ पोल्यूशन जो है वो भी यहाँ दिखना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, मेरे पीछे जहाँ तक भी आपको नजर जाएगी वहाँ तक धुंध ही धुंध नजर आ रही है। वजह सिर्फ यही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद का लगातार खराब होता जा रहा है। हालांकि बीती 15 तारीख से यहाँ ग्रैप सिस्टम लागू कर दिया गया था, बावजूद उसके लगातार पोल्यूशन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात की जाए गाजियाबाद प्रशासन की, तो अब तक तकरीबन 17.5 लाख रुपए का जुर्माना भी यहाँ वसूल किया जा चुका है। साथ ही 2 लेखपालों को निलंबित भी किया जा चुका है पराली जलाए जाने को लेकर। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, साथ ही आम जन सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है अमित, क्योंकि जो प्रदूषण है किसी एक की परेशानी नहीं है, इसका खामियाजा हर एक व्यक्ति को भुगतना होगा। तो ऐसे में आम जन की जो सहभागिता है वो बेहद जरूरी बनती है इसमें देखने के लिए। हालांकि शासन और प्रशासन मुस्तैदी की बात करता है, लेकिन बावजूद उसके लगातार जैसे ही सर्दियों का आगाज होता है वैसे वैसे पोल्यूशन भी दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में अपनी दस्तक देनी शुरू कर देता है। अभी ये शुरुआती दौर है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे पोल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिसका सीधा सीधा खामियाजा छोटे बच्चों और बुजुर्गों का होगा। क्योंकि जिस तरीके से PM2 यहाँ बढ़ता है, PM10 यहाँ बढ़ता है, जो हवा में जो कण होते हैं, धूल में के जो कण होते हैं प्रदूषण के, वो सांस लेने में दिक्कत करते हैं, वो अंदर जम जाते हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा छोटे बच्चे और बुजुर्गों को देखना होगा। इसके कारण जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगती है अमित। हिमांशु, दिल्ली नोएडा में, गाजियाबाद में तो कार्रवाई हो रही है प्रदूषण के कारणों पर, लेकिन क्या आगरा में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, या फिर वहां पर नगर निगम की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से ऐसी कोई तैयारी की गई हो जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके? जी, प्रशासन ने तैयारी की है। आगरा प्रशासन ने जहां जहां मिट्टी ज़्यादा उड़ती है वहां पानी के छिड़काव की व्यवस्था की है, लेकिन जो कूड़ा जलाने की बात है उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आज भी कूड़ा लगातार जलाया जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं आज अमित, सुबह से ही कि 300 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है। और दिन में ही आप देखिए आगरा दिल्ली हाईवे पर हैं हम इस समय, और आगरा दिल्ली हाईवे पर देखिए पता ही नहीं चल रहा है कि 8 बज चुके हैं, 8 बजने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन धुंध ही धुंध छाई हुई है चारों तरफ। तो राज्य सरकार चिंतित है, प्रशासन चिंतित रहेगा, और केंद्र सरकार ने भी आयोग बना दिया है। लेकिन हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी है कि शहर में प्रदूषण न हो, क्योंकि प्रदूषण अत्यंत जानलेवा है। और इन हालातों में जबकि कोरोना काल चल रहा है, जहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और अब जब प्रदूषण इतना ज़्यादा रहेगा, हवा जहरीली रहेगी, 7 गुना ज़्यादा धूल के कण है। आप बताइए कितनी खतरनाक स्थिति है। तो इस खतरनाक स्थिति में लोगों को जीना ना पड़े, इसके लिए लोगों को खुद सोचना होगा, और ना तो वो कूड़ा जलाएं और खुद भी प्रदूषण पर नियंत्रण रखें। जी अमित। ठीक है, सहारनपुर चलते हैं, वहाँ से देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, क्या अपडेट आपके पास, सहारनपुर में क्या कुछ हाल है? मैं आपको बताना चाहूँगा, सहारनपुर में मौसम वैसे तो साफ सुथरा है और जिला प्रशासन लगातार पराली को लेकर जो है बड़ा सख्त है और यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे इस पराली जलाने की घटना बहुत कम है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा अमित कि सहारनपुर में समस्या दूसरी है। कमोबेश यहाँ पर जो है जो वेस्टर्न यूपी है, इसमें टेम्परेचर की बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है। यहाँ मिनिमम टेम्परेचर जो है लगभग 11 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 32 डिग्री है, जिसके कारण से कोल्ड की समस्या है, खांसी जुकाम इसकी समस्या ज्यादा है। राहत की 2 बातें हैं, एक तो आप बता रहे हैं कि वहाँ पर मौसम सामान्य है, वहाँ पर आसमान भी साफ है और प्रशासन भी वहाँ पर सख्त है कि पराली नहीं जलाने दी जाए और प्रदूषण के कारणों पर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी बागियों से बदला लेगी। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कराएगी बीएसपी। विधानसभा अध्यक्ष से बीएसपी अपील करेगी। इसको लेकर बागियों की सदस्यता रद्द कराने की अपील बीएसपी की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बीएसपी ने तैयारी कर ली है बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से बीएसपी अपील करेगी कि बागियों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। बीएसपी से 6 विधायकों ने बगावत की है। ऐसे में बीएसपी विधानसभा अध्यक्ष को बोलेगी कि इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो कुल मिलाकर बगावत का बदला लेने की तैयारी बीएसपी की तरफ से की जा चुकी है। ऐसे 6 विधायक जिन्होंने पार्टी नियमों का उल्लंघन किया है, दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, अब बीएसपी उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपील करने की तैयारी में है।
जिस दिन वो आए थे यहाँ हमारे साथ, हमारे साथ प्रेस में भी पीछे साथ में खड़े थे, उन्होंने नामांकन में दस्तखत किए थे। उन्होंने किस दबाव में, किस प्रेशर में उन्होंने आज ये गलत बयान दिया, ये तो वही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये तो सही बात है कि उन्होंने आकर के विधानमंडल दल में हमारे बैठ करके, सारे विधायकों के बीच में बैठ करके अपने दस्तखत किए थे और वही साइन किए थे जो कि पूरे विधानसभा में 4 साल से वो करते चले आ रहे हैं। विधायकों पर कोई एक्शन? अब वो सब आगे की पार्टी देखेगी कैसे क्या करना। और शबाब इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शबाब, आपने सतीश चंद्र मिश्र से सवाल किया था कि आगे पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि आगे देखा जाएगा। आज क्या अपडेट है? और देखिए, कल देर रात का बयान है सतीश चंद्र मिश्रा का, जब रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके प्रत्याशी को जो है वो 1 नंबर दिया, यानी कि उनकी जो सदस्यता थी उसको वैध पाया गया। सतीश चंद्र मिश्रा चूंकि उस समय बहुत हैट्रिक शेड्यूल में थे और ये बात तो तय थी कि बसपा जो है वो अपने बागियों को बख्शती नहीं है। ये बसपा का पुराना इतिहास रहा है, फिर चाहे जितना कद्दावर नेता हो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो जब 6 से 7 विधायकों के नाम खुलकर सामने आए हैं और कई विधायकों की तो फोटो भी अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जो विधायक इस बात को डिनाई कर रहे थे मीडिया के सामने कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, उनके अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हैं। इसका मतलब उनके अखिलेश यादव से मुलाकात है और ये फोटो और ये तमाम चर्चाएं बसपा के कानों तक हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले में बहुत कड़ा एक्शन ले सकती हैं। अभी खबरें हैं कि लालजी वर्मा आज विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे और जितने भी बागी विधायक हैं उनके खिलाफ उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए मुलाकात करेंगे और अपील करेंगे। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित फैसला लेते हैं। लेकिन ये बात यकीन मानिए कि बसपा अब एक तरीके से बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि अगर इन विधायकों के खिलाफ बसपा कोई एक्शन लेती है तो उन विधायकों की विधायकी बची रहेगी, क्योंकि उनको पार्टी द्वारा निलंबित किया जाएगा, पार्टी द्वारा उनको बाहर किया जाएगा। यानी कि ये विधायक वोट करने के लिए मतलब राज्यसभा में उनके पास मौका रहेगा, तो ऐसे में किसको वोट जाता है ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि अब 11वें का ऑप्शन खत्म हो गया है, लिहाजा 10 कैंडिडेट पे ही चुनाव होना है, 10 ही सीटें हैं। तो ऐसे में इन विधायकों पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है ये बात जो है वो सबकी नजरों में रहेगी। लेकिन बसपा में बहुत बड़ी खेमेबाजी जो है वो खुलकर सामने आई है और ऐसा पहला मौका नहीं अमित जब बसपा के विधायकों ने ऐन चुनावों से पहले इस तरह की बगावतें दिखाई हों। बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यादव आप लोगों से आपकी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड दे, प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड दे, जेपी नड्डा रिपोर्ट कार्ड दें, अमित शाह रिपोर्ट कार्ड दें आकर कि 15 साल में क्या कुछ हुआ है। ऐसा है, यू कैन ब्रिंग हॉर्स नियर द वाटर, यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। आप किसी की आंखें ठीक कर सकते हो, विजन नहीं दे सकते हो। वो कह रहे मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। वो तो मैंने तो उनसे पूछ लिया कि 10 लाख नौकरी आप कैसे दोगे, और आपने 10 लाख से ज्यादा तो आपके पिताजी ने पलायन करा दिया है बिहार से। इस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते बिहार की जनता से? आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज आप तैयार होकर के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हो, 10 लाख से ज्यादा आपके समय में लोग पलायन करके गए हैं बिहार से। क्या जवाब है आपके पास? और आपके पिताजी इसको यूएसपी समझते थे, और अगर वो गलत थे तो बेटा माफी मांगे ना, क्यों नहीं माफी मांगी अभी तक आप? पर तेजस्वी को और ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ दिखा रहा है पब्लिक के बीच में। और नीतीश का जो 15 साल का शासन है, क्योंकि 15 साल की गवर्नेंस के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसका नुकसान आपको हो सकता है। यानी आपकी गठबंधन। देखिए, बिहार का एक एक व्यक्ति विकास को उसने महसूस किया है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा छोटा शहर नहीं है जो हाईवे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए लोगों को विकास दिखा है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये खास बातचीत देखिए सुबह 11 बजे। क्या आरजेडी अपनी पॉलिटिकल भाषा में इसको स्ट्रेंथ कहा जाता है? उनका स्ट्रेंथ है मुस्लिम यादव समीकरण, MY समीकरण। ये MY वो नहीं है, ये MY माए है।
मैं और मेरा परिवार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना की सेना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संप्रभुता नभ में, थल में और जल में, तीनों में सुरक्षित है, ये मैं बोलना चाहता हूं। और अब खबर हाथरस से, जहां पर दो गुटों के बीच मारपीट हुई है। खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने दूसरे गुट पर फावड़े से हमला कर दिया। पथराव और मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। मारपीट पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। बहादुरपुर भूप गांव में ये मारपीट हुई है। और आज फिर बिहार में सीएम की रैली है। बिहार चुनाव में हुंकार भरेंगे सीएम योगी। सिवान, वैशाली, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण में आज सीएम की रैली होनी है। गोविंदगंज, मोतिहारी में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में सीएम योगी की डिमांड जारी है। आज लगातार दूसरे दिन वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सिवान, वैशाली, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में रैली की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने बिहार के रण में हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ कल सीएम योगी ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि आरजेडी के मुंह में भ्रष्टाचार का खून लग चुका है और उनकी आदत अब जाने वाली नहीं है। बिहार के रण में योगी गर्जना जारी है। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने सीवान के गोरिया कोठी और पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में रैली की। सीवान की रैली में सीएम योगी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि रोजगार का लॉलीपॉप दिखाकर नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। योगी बोले, इनके मुंह पर भ्रष्टाचार का खून लगा है और इनकी ये आदत जाने वाली नहीं। बिहार के अंदर फिर से रोजगार का लॉलीपॉप दिखा करके नौजवानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इनके इस लॉलीपॉप के लालच में बिहार के नौजवानों को नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले बिहार में जंगल राज था। बिहार अराजकता के लिए जाना जाता था, लेकिन एनडीए की सरकार ने कानून का राज कायम किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश में आतंकवाद फैला रही है। ये कांग्रेस तो देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा दी है। ये जो अपराधी, यहाँ का भी एक दुर्दांत अपराधी जेल के अंदर सड़ रहा है। इन अपराधियों को पालने का काम कांग्रेस और राजद ने किया था। बिहार चुनाव में योगी की बम्पर मांग है। एनडीए का हर प्रत्याशी चाहता है कि योगी उसके लिए प्रचार करें। योगी की रैली में उमड़ी भीड़ देखकर लग रहा है कि अगर रैली में आए लोग वोट में कन्वर्ट हो गए तो एनडीए की बड़ी जीत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।